दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मेरे भविष्य की दुनिया कैसी होगी, लेकिन मेरे भूतकाल ने मुझे एक बार ऐसा मंजर दिखाया था जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। करीब 23 साल तक मैंने ट्रक के काम को अपना समझा था। हमेशा एक ड्राइवर होने के नाते काम के प्रति मेरा काफ़ी लगाव रहता था, लेकिन कुछ हादसों ने मुझे इस काम के प्रति नफरत करना शुरू करवा दिया। दोस्तों, एक घटना है सन 2013 की। ये उन दिनों की बात है जब सड़क पर खामोशी के साथ साथ ठंड भी काफ़ी अच्छी मात्रा से छाई रहती थी, लेकिन सड़क तो दूर की बात है, घर से भी बाहर नहीं निकलते थे लोग। ऐसे में हम जैसे ट्रक ड्राइवर का काम तो फटाफट होना एक लाजमी सा था। वैसे तो ड्राइविंग करते समय हमें डर लगा रहता था कि कहीं डिलीवरी में कोई नुकसान या फिर लेट ना हो, लेकिन नुकसान और लेट से भी सटा हुआ एक ऐसा पल हमारा इंतजार कर रहा था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाए। नीमपुर का थाना, हाईवे नंबर 27, नेशनल पार्क, ये वो जगह थी जहां से मुझे डिलीवरी शुरू करनी थी। रात के करीब 7:15 बज रहे थे और इस समय ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं जानता था जैसे जैसे टाइम कटने वाला है तो वैसे वैसे ठंड और कोहरा ट्रैफिक को ना के बराबर कर देगा और हमारी ट्रक हाईवे पर उसी तरह दौड़ने लगेगी जैसे हम प्रतिदिन अपने ट्रक को हाईवे पर रात में चलाते हैं। मेरे साथ मनीष नाम का मेरा एक खलासी भी था जो अक्सर हर डिलीवरी में मेरा साथ देता था, या फिर यूँ कहें कि हर ड्राइविंग के काम में वो मेरा सारथी बना रहता था। मजदूरों ने सारा सामान ट्रक के अंदर लगा दिया था। ट्रक भी सामान से लदालद भर गई थी और अब इंतजार था तो वहाँ से निकलने का। हमें जिस जगह के लिए निकलना था वो जगह यहाँ से बहुत दूरी पर थी, या फिर यूँ कहें कि उसकी दूरी में पहली बार तय करने वाला था। फिर क्या था, जब सारा सामान ओवरलोड हो ही चुका था तो ट्रक भी खुल गई। जब हम उस दुकान के पास से निकले थे तो सारे मजदूर अपने अपने घर लौट गए थे। किसी ने भी हमें इस रास्ते के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया जिसे हम ध्यान में रख सकें, वरना हम जहाँ से भी सामान ट्रक के अंदर लोड करते थे तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और फिर हम भी निकल गए वहाँ से। धीरे धीरे चांद भी काले बादलों की गहराइयों में अब छुप गया था और हमारी ट्रक की 2 हेडलाइट उस काली चादर की तरह नजर आने वाली सड़क पर गिरने लगी थी। चारों तरफ बस जोरदार सन्नाटा ही था। आसपास में बहुत लंबे लंबे पेड़ पौधे नजर आ रहे थे जो काफ़ी सूख चुके थे। ठंड के इस मौसम ने सारे पेड़ पौधों को झंझोर सा दिया था। सब कुछ किसी सूखी लकड़ी की तरह नजर आ रहा था। इतने में पानी के एक कैंप के पास ट्रक बहुत जोर के झटके के साथ रुक गई, जिस वजह से मेरा सर स्टीयरिंग से टकरा गया और मैं अपना सर मसलते हुए बोला, लगता है ट्रक के अंदर कोई मुसीबत आन पड़ी है। जिसका डर था वही हुआ। इतने लंबे सफ़र में कभी भी ट्रक का ख़राब होना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, हमें उतर कर देखना चाहिए आखिर हुआ क्या है। इससे पहले कि मैं और मनीष अपने ट्रक का दरवाज़ा खोलता कि हमारी ट्रक के अंदर कुछ होने लगा, यानी कि सब कुछ थर थर काँपने लगा, मानो ज़मीन हिल रही है। इतने तक तो सब कुछ सही था। फिर हमारी ट्रक की हेडलाइट बिना बटन को छुए ऑफ ऑन होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो मैं ट्रक के अंदर बैठकर ऐसा कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद मनीष ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई साहब, मुझे लगता है यहाँ किसी ऊपरी शक्ति का चक्कर है। दोस्तों, मनीष की बात सुनकर मेरी तो हंसी ही छूट गई, क्योंकि आज ड्राइविंग के काम को करते करते मुझे इतना अनुभव हो गया था कि मैं यह तक बता सकता था कि ट्रक के अंदर कितना वजन है। मैं मनीष की बातों पर हंसते हुए बोला, अरे भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो, अभी ट्रक स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैंने ही हेडलाइट के वायर को हाथ लगाया तो मैंने देखा कि वो वायर स्पार्क हो रखी है, जिस वजह से ऐसा हो रहा था। फिर मैंने किसी तरह एक टेप चिपकाते हुए उसको सही कर दिया और फिर वो हेडलाइट ऑन ऑफ होना बंद हो गई। उसके बाद जब सब कुछ सही हो गया था तो मैंने ट्रक को स्टार्ट करने के लिए एक चाबी घुमाई तो मेरी ट्रक बहुत आसानी के साथ स्टार्ट भी हो गई। और ट्रक के स्टार्ट होते ही मनीष अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ किसी ऊपरी शक्ति का चक्कर नहीं, बल्कि एक ट्रक की कमी से ऐसा हो रहा था। हमारा ट्रक एक पुराना इंजन था तो इसके अंदर इन समस्याओं का आना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद मैंने ट्रक का गियर डाला तो ट्रक के ऊपर अचानक उछल कूद होने लगी। ट्रक के ऊपर जो लोहे की परत थी उसके ऊपर ऐसा लग रहा था मानो कोई पत्थर फेंक रहा है। इस बार मेरा पारा चढ़ने लगा और मैं दरवाजे को जोर से लात मारते हुए झट से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र शायद 10 साल के आसपास होगी, तो वो कुछ बड़े बड़े पत्थर लेकर मेरे ट्रक की तरफ फेंक रहा था।
उस बच्चे की इस घिनौनी हरकत से मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वो बच्चा अभी भी पत्थरों को उसी तरफ फेंक रहा था। हद तो तब हो गई जब उसने मुझे देख भी लिया और इसके बावजूद भी वो वहीं पर स्थिर खड़ा रहा, मानो मैं नहीं बल्कि वो मुझे डरा रहा हो। पहले तो मुझे लगा ये डर से भाग जाएगा, लेकिन उसका जिगरा देखकर मैं खुद ही सहम गया। Wow, we're crunching tons of polygons here. मैं इतना गुस्से में होने के बावजूद भी वो मुझसे एक पल के लिए हिला तक नहीं। पता नहीं क्यों मुझे वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं लग रहा था। और उसके बाद मैं उस बच्चे के एकदम जस्ट पास पहुंचा और खींची तो एक तमाचा उसके गाल पर चढ़ने लगा, लेकिन मेरा हाथ उस बच्चे के आर पार हो गया। बस फिर इतना देखते ही मेरा तो बदन पूरा सुन्नी पड़ गया और चारों तरफ अचानक ही खामोशी के बादल मंडराने लगे थे। सब कुछ इतना शांत था मानो झटके के साथ यहाँ सब कुछ फटने वाला है। उस बच्चे के अंदर से एक अजीब सी आवाज का संचार हुआ। वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ धीरे से बोला, अंकल अंकल मुझे बिस्किट का डब्बा दिलाओ ना। अब यहाँ मेरी हालत पतली पड़ी थी। फिर वो बच्चा हंसते हुए वहाँ से भाग गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गया, लेकिन जैसे वो वहाँ से निकला तो मुझे राहत मिली और फिर मैं भी दबे पाँव वहाँ से भागकर ट्रक में पहुँचा। इस बर्फ जमा देने वाली ठंड के बावजूद भी मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया था। मनीष ने मेरे कान में धीरे से कहा, भाई साहब आप ठीक तो हो ना? आपकी हालत सही नहीं लग रही है। मनीष भी ड्राइव करना काफ़ी अच्छे से जानता था। तब ऐसे में मैंने मनीष को ट्रक ड्राइविंग करने का न्योता दिया और उसे सारी घटना विस्तार से बताने लगा। लेकिन फिर एक बार मेरे कान में वही आवाज़ बहुत धीमे से सुनाई दी, अंकल आपने मुझे बिस्किट का डिब्बा नहीं दिलवाया, मैं आपके साथ वो करूँगा जो आपकी सोच से परे है। इतने भयानक शब्दों का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। यह मुझे अच्छी तरह पता था कि वो एक प्रेत है और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी काली शक्ति से सामना किया था। जैसे जैसे मेरी ट्रक आगे बढ़ रही थी तो वैसे वैसे मुझे राहत तो मिल रही थी, लेकिन साथ ही साथ मेरे बदन में एक अजीब सी घबराहट का एहसास हो रहा था। अंधेरी छाँव को चीरते हुए ट्रक आगे बढ़ी और फिर मैं किसी तरह घनश्याम ढाबे के पास पहुंचा। यह ढाबा बहुत ही पुराना था, पहले भी मैंने उसके बारे में काफ़ी सुना था और उस ढाबे के पास पहुंचते ही मेरे पेट में तनातनी मचने लगी। काफ़ी भूख लग रही थी मुझे, तो मैंने ट्रक को साइड में लगाने को कहा और ऊपर से बदन में एक अजीब सी घबराहट भी बनी हुई थी। अच्छा था कि इस ट्रक को मैं नहीं चला रहा था, वरना अब तक तो मैं गाड़ी को सही सलामत यहाँ तक लेकर भी नहीं आ पाता। अब तो मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि गाड़ी से नीचे उतरकर ढाबे तक जा सकूं, क्योंकि ये समय ही ऐसा था। पूरा बदन दर्द से थरथर कांप रहा था। अंदर की पूरी हिम्मत टूट गई थी और ऐसा लगने लगा था कि यहाँ आसपास कोई है। लेकिन उसके बाद अपने दिल को एक तसल्ली देते हुए मैं कैसे भी करके नीचे ही उतर गया। फिर मैंने देखा कि मेरे ट्रक से नीचे एक आदमी और एक औरत खड़े हुए नजर आ रहे थे। मुझे उनसे डर की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक से नीचे उतरकर उस ढाबे के दरवाजे के पास गया तो वो बच्चा भी उनके बीचों बीच खड़ा था। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि इसका तो पूरा परिवार ही भूत प्रेत बनकर बैठा है। कहीं ना कहीं ये सब मुझे नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही आए हैं और एक इंसान को डराने के लिए इतना काफ़ी होता है। शायद मनीष को इस बारे में बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे अंदर जो बीत रही है वो सब उन काली शक्तियों का प्रकोप है, मगर उसने ही मुझे आश्वासन देते हुए ढाबे के अंदर बुला लिया। जैसे मैं ढाबे के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि भीड़ ना के बराबर थी और मैं और मनीष उसके अलावा कुछ 2-3 लोग ही दिख रहे थे। घनश्याम ढाबे के बारे में मैंने काफ़ी सुना था कि इस ढाबे पर भूत रहते हैं। तब इसका सही मतलब क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बार कैब ड्राइवरों ने बताया कि उस ढाबे पर जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि अंदर क्या होगा। बाहर मेरे लिए मेरी मौत खड़ी थी, तो कहीं ना कहीं एक जिंदगी बचाने का रास्ता मुझे अंदर ही दिख रहा था। तभी मैं उस ढाबे में पहुंच गया और उस ढाबे के अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि वहाँ भी सब कुछ खामोशी नज़र आ रहा था। लेकिन उसके बाद मैं वहीं पर पड़ी एक टेबल पर बैठ गया और खाने का वेट करने लगा। सफ़ेद कपड़ा पहने एक वेटर मेरे पास पहुंचा और मुझे एक कार्ड देते हुए बोला, आप अपना खाना बता दीजिए, क्या लेकर आना है। मैं बस यूं ही गया और यूं ही आया। वेटर की बात सुनते ही मैं उसकी तरफ देखता रह गया। मैंने खाने में पनीर की सब्जी और 2 या 3 चपाती लाने को कहा। बाकी का काम मनीष का था।
मैं तो इतना ही खाने वाला था, लेकिन मनीष उस लेटर के पीछे पीछे चल पड़ा और मैं उसी टेबल पर बैठकर उन दोनों के आने का इंतजार करने लगा। सिर्फ एक पल में ही कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से बाहर था, क्योंकि मैंने देखा कि मनीष हकलाते हुए मेरे बगल में टेबल पर बैठ गया और मेरे कान में धीमे से आवाज़ में बोला, हम जिस घनश्याम ढाबे के अंदर रुके हुए हैं ना, वो एक भूतिया ढाबा है। इस समय मनीष की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था और मैंने मनीष को आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा और यहाँ से चुपके से खड़े हो जाओ। लेकिन हमारी हर कोशिश एकदम फेल हो रही थी। उस ढाबे का एक वेटर हमारे पास आकर बोला, अरे भाई साहब, खाना तो खाते जाओ। The transition to clean energy plays an important ऐसे कहाँ जा रहे हो? हम उन सब के सामने इन सब बातों को जाहिर नहीं करना चाहते थे कि हम उनकी सच्चाई जान चुके हैं। फिर जब मैंने एक बार उस वेटर के कदमों की तरफ देखा तो उसने उल्टी तरफ जूते पहन रखे थे और तभी मुझे उस ढाबे का दरवाजा खुलता हुआ दिखा। एक परिवार उस ढाबे के अंदर पहुंचा था और ठीक से देखने पर पता चला कि यह तो मेरी जिंदगी और मौत के बीच खेलने वाला वही एक बच्चा है और उसके साथ उसकी मम्मी और पापा भी थे, जिनके चेहरे बड़े डरावने थे। भले ही अब वो अपने असली रूप में नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका चेहरा बेहद खौफनाक था। अब तो हम चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर मनीष ने हमें हिम्मत दिखाई और टेबल से खड़ा हुआ और तुरंत ही दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन उसने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मुझे पता था अगर मैं ज़्यादा देर तक इन भूतों के बीच रुका तो फिर मेरा भी बुरा हाल होगा, जिस वजह से मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अब जो होगा सो देखा जाएगा। और यही सब सोचकर जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो पीछे से मनीष बोला, अरे भैया जी, खाना नहीं खाना क्या? कहाँ जा रहे हो? और ये सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए मनीष अपने हाथ में खाने का बर्तन लेकर टेबल तक पहुंच गया। पर मनीष यहाँ पर कैसे हो सकता है? लेकिन मैं इस वक्त किसी की माया भ्रम में फंसने वाला नहीं था और मैं उसी वक्त उस दरवाजे को खोलते हुए बाहर निकल गया तो मुझे उसके अंदर से तेज तेज आवाज़ आने लगी। इस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो मनीष को कोई मार रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है, लेकिन जब मैं ट्रक में पहुंचा तो वहां पर मनीष नहीं था और मैं ये देखकर एकदम से शॉक्ड हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो मनीष ट्रक की तरफ आया था। और फिर जब मैंने देखा कि ट्रक के नीचे लाश दबी हुई है तो मैं और भी बुरी तरह डर गया, क्योंकि जहां मैं अब तक मनीष को ढूंढ रहा था तो उसकी लाश उसके नीचे दबी हुई थी जिससे हम सफ़र करने वाले थे। मनीष की बॉडी के एक एक पार्ट अलग हो चुके थे। उसका मांस उस ट्रक के टायरों से चिपका हुआ था और उसके अंदर से एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। मुझे समझते टाइम नहीं लगा कि मनीष अब मर चुका है। आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा दहशत भरा सफ़र नहीं किया और इस सफ़र के बाद मेरा मन भर गया था कि अब ट्रक ड्राइविंग करने के लिए मैं कभी भी उपयुक्त नहीं हूँ। और यही सोचकर मैं ट्रक के सामने पड़ी खाली रोड पर चुपचाप बैठ गया। लेकिन तभी उस ढाबे का छोटा सा दरवाज़ा खुला और तभी मैंने देखा कि डर के मारे हकलाते हुए मनीष पसीने से भीगा मेरी ओर भागा। मनीष की हालत गंभीर लग रही थी। उसका बदन पसीने से भीगा हुआ था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। कभी मुझे मनीष की पड़ी हुई लाश दिखती है तो कभी कभार उसकी यह हालत की कि अभी भी वो जिंदा है। इस बार मनीष मेरे पास पहुंचा और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इससे यह साबित हुआ कि मनीष यही है और जिंदा भी है। तभी मनीष ने बताया कि जब वो मुझे मुस्कुराते हुए अंदर बुला रहा था तो अचानक ही उसके पीछे से एक जोरदार झटका लगा और वो ज़मीन पर गिर गया और फिर वहाँ के सभी वेटर भूत बन गए। उस ढाबे के अंदर मौजूद सभी वेटर बहुत डरावने लग रहे थे। किसी की आंख फटी हुई थी तो किसी का चेहरा फटा हुआ था और कुचले हुए चेहरों के साथ उनकी मनोदशा बड़ी डरावनी थी। दोस्तों, इस बार मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैं तुरंत ही ट्रक में बैठ गया। पहले तो उस बच्चे और उसके परिवार का हमारे साथ इस तरह खौफ जताना और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ असामान्य से लगना। अच्छी बात तो ये थी कि पहली बार में ही ट्रक स्टार्ट हो गई और फिर मैं ट्रक को भगाने लगा। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, लेकिन इस समय मुझे सबसे ज़्यादा परवाह अपनी जान की थी कि कहीं इस चक्कर में मेरा मरण ना हो जाए। अब हमारी ट्रक तेज स्पीड के साथ रास्ते को काटने लगी और तभी कुछ ऐसा हुआ
जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। तभी मैंने देखा कि ट्रक के कांच पर खून ही खून फैल गया है, जिस वजह से सामने का नज़ारा देखना भी अब बंद हो गया था। और तभी मेरी ट्रक अचानक ही किसी चीज़ से टकराई और उसी वक्त मेरी आंखें भी बंद हो गई। मुझे इतना तो आभास था कि मेरे शरीर पर काफ़ी जख्म लग रहे हैं और पूरे शरीर में दर्द ही दर्द फैल गया है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल के अंदर था जहां मैं बेड पर लेटा हुआ था। दोस्तों उस दिन मेरी जान तो बच गई, लेकिन 3 महीने तक मैं इसी तरह बेड पर पड़ा रहा। दोस्तों इस ट्रक ड्राइविंग के काम ने मुझे काफ़ी कुछ दिया, लेकिन मुझसे मेरा एक हाथ छीन लिया। आज मैं अपने परिवार के साथ एक सुखी ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन आज भी